Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again thanks. हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं 47th टॉपिक, जिसमें जो था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आइए आगे देखते हैं। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना? 1923 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद क्या है? महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 ईस्वी में हुआ था, में इसके अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक ही बार अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन था, जो 1924 में हुआ था, ध्यान रखना है। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने। कब की थी? 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में, कहाँ पे? दिल्ली में स्थित जो फिरोज शाह कोटला है, वहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। काकोरी कांड इसके बाद है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डॉन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। क्या है काकोरी कांड? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में 10 व्यक्ति जो हैं क्या किए? सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली जो गाड़ी थी उसका नाम क्या था? 8 डॉन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर, कहाँ पे? काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। किनका था ये विचार? सरकारी खजाना लूटने का विचार जो था राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को एवं अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। कौन ये कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए? तो इनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। क्या कह के फांसी पर लटके? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, ये कहते हुए फांसी पर लटक गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम जो है बदलकर क्या रख दिया गया है इनके द्वारा? काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से कब? 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। कब आया था साइमन कमीशन भारत? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। इसे और भी किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है।
1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। कमेटी का नाम क्या था? बटलर कमेटी। और मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। कब आया था? 1927 ईस्वी में आया था ये। मुख्य महार सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। ये महार सत्याग्रह जो है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। महार सत्याग्रह क्या था? तो भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में, इसको लीड कौन कर रहे थे? भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के कौन सा जिला था? रायगढ़ जिला के महार नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक जो एक चवदार तालाब था में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक सत्याग्रह था, जिसका नाम महार सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महार गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर जी ने क्या किया था? महार गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। तो नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से कौन घायल हो गए थे? लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन से थे? जस्टिस पार्टी थे और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, एक थे जस्टिस पार्टी और दूसरे थे पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ये दो दल साइमन कमीशन का विरोध नहीं कर रहे थे। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्या किया इन्होंने? पब्लिक सेफ्टी बिल जो है पास होने के विरोध में इसका विरोध कर रहे थे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी की बात है को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद क्या है? किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। उनका मकसद क्या है? किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। इसीलिए तो खाली बेंचों पे उन्होंने बम को फेंका था, जिससे किसी को नुकसान ना हो ना। इसके बाद क्या है? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कांग्रेस का जो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया। क्या चीज़ का लक्ष्य घोषित किया गया?
पूर्ण स्वराज का। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कब की बात है? 1929 ईस्वी की बात है। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे इस अधिवेशन की अध्यक्षता। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे, किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। किस दिन को? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। गांधी जी सहित ये टोटल 79 थे। गांधी जी ने अपने 78 यानी 78 समर्थकों के साथ, कब ये हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। अगर गांधी जी को जोड़ दे तो 79 हो जाता है। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से, कहाँ से? एल्बा से पेरिस के यात्रा से की। इसके बाद क्या है ये देखते हैं। दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट, दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। मतलब महिलाओं को भी शामिल करने के लिए इन्होंने कहा था। दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय, किसने ऐसा कहा था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध करना चुना था। एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। कब हुआ था गांधी इरविन पैक्ट? 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया, मतलब बंद कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो 4 मई 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी जी क्या किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए और इसी समझौता को, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। कब ये हुआ था? 1931 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। मूल अधिकारों पर और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित कौन किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था
कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी समय में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिए थे, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। किस कारण से यह असफल रहा था? परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल हो गया था। गांधी SS राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे थे। गांधी SS राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और वेशंटियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में जो तीनों गोलमेज सभा हुई थी में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया था, जिसे उन्होंने पहले बंद कर दिया था, स्थगित कर दिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता जब हो गई, उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 कब की बात है? 23 मार्च 1931 ईस्वी में की बात है कि सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। कौन सी पार्टी बना था? मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। क्या चीज़ का? तो अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी, उसका प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे एवं महासचिव NG रंगा चुने गए। और महासचिव कौन थे? NG रंगा चुने गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका, कौन सी पत्रिका? हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। यह पत्रिका किससे संबंधित थी? यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। राहुल सांकृत्यायन जो हैं इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 ईस्वी में संपादक बने। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो है अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। वह महासचिव कौन थे? MG रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। और राहुल सांकृत्यायन जो थे इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 ईस्वी में संपादक बने। आइए अब एक चार्ट दिया हुआ है किसान सभा के ऊपर, देखते हैं उसको। संयुक्त प्रांत किसान सभा जो है गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा इनका स्थापना किया गया था। फरवरी 1918 में ये बना था। अखिल भारतीय किसान सभा
अशोक रोड पर स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बनाया गया था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को ये ऐसा हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन में, और ये 1939 ईस्वी में बना था। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र के सहयोग और जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से हुआ था। 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया था। 1929 ईस्वी में ये बनाया गया था। आंध्र प्रांतीय किसान सभा NG रंगा द्वारा बना था। 1928 ईस्वी की बात है। भारतीय किसान संघ कोटा में श्री दत्तोपंत जी ठेगरी द्वारा के सहयोग से हुआ था और 4 मार्च 1979 को ये हुआ था। इसके बाद क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937 से 38 में बर्खास्त आंदोलन किए। कौन सा आंदोलन का नाम क्या था? बर्खास्त आंदोलन था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937 से 38 में बर्खास्त आंदोलन किए। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 1939 ईस्वी में क्या हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित एक प्रत्याशी थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, इनको हरा दिए। कौन हरा दिए? सुभाष चंद्र बोस, और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नाम की एक सेना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नाम की एक सेना बनाई थी। 1939 ईस्वी में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पुलिस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 ईस्वी में भारत प्रजा मंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। कब गठन हुआ था? 1927 ईस्वी में। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को कहाँ से शुरू हुआ था? ये पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही थे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रही थे। एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। किसने अलग राष्ट्र की मांग की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब? 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और उन्होंने क्या मांग किया था? भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी जिनका नाम क्या था? चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट जिसका नाम क्या था? अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया था। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा
अगस्त ऑफर के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा, क्या चीज़ के द्वारा? अगस्त घोषणा यानी अगस्त ऑफर के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। इसी को अगस्त ऑफर या अगस्त घोषणा कहा जाता है। किनके द्वारा हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, और 1940 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्रिप्स प्रस्ताव ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? क्रिप्स प्रस्ताव ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। ये कब की बात है? 11 मार्च 1942 ईस्वी की बात है। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। इसके अनुसार क्या था कि युद्ध के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था उसके बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने के लिए को स्वतंत्र होगी। मुस्लिम लीग जो है भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा, और जो प्रिंसली स्टेट वाले राजा थे उनको भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथिये में चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथिये में चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिये चेक कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था? डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिये चेक। 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। 11 अप्रैल 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें जो भी हम लोग पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में पढ़ रहे थे। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कहाँ पे ये प्रस्ताव पारित हुआ था? 1942 ईस्वी में वर्धा में हुआ था। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। कहाँ पे? इलाहाबाद में कौन सा दिवस मनाया गया? तिलक दिवस मनाया गया। कब की बात है? तो 1 अगस्त 1942 ईस्वी की बात है। इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। गांधी जी का जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखना है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर जिसे कहा जाता है
प्रातःकाल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ही गांधी जी और कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसे ही ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी यानी गांधी जी की पत्नी को आगा खां महल में रखा गया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। वहां पे कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। 10 फरवरी 1943 ईस्वी से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइंस। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हो गई थी। उषा मेहता ने क्या किया? उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने का काम किया, जिससे वे पूरे भारत देश में विख्यात हो गई। राम मनोहर लोहिया और B.M. खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। राम मनोहर लोहिया और B.M. खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर, कहाँ से? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कौन कौन विरोध किया था भारत छोड़ो आंदोलन का? विशेषकर मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी। इस आंदोलन के दौरान बहुत सारी समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चीतू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार और सतारा की वाई.वी. चौहान की सरकार। तो कौन कौन सी सरकार बनी थी? बलिया की चीतू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार और सतारा की वाई.वी. चौहान की सरकार। ये सारी सरकार समांतर सरकारें के रूप में बनी थी इस आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच, किसके बीच? मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक जो गतिरोध हो गया था उसको दूर करने के लिए किसने पहल किया? तो सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किनके मन में आया? तो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक जो स्थापना हुआ उसका श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज
की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन जो है का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस को अग्रणी क्रांतिकारी माना जाता है। वे अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 ईस्वी में जर्मनी वे पहुँचे। विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 ईस्वी में कहाँ पहुँचे थे? जर्मनी पहुँचे। वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। जहाँ से वे क्या करते थे? आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1942 ईस्वी में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। 1942 ईस्वी में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने भी समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने कब की बात है? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में, कहाँ पे? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, कैसी सरकार? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसका कौन से दो देश ने समर्थन दिया? तो जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन दिया था। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। अक्टूबर 1943 की बात है। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड थे। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड के नाम कौन कौन से थे? पहला था सुभाष ब्रिगेड, दूसरा था गांधी ब्रिगेड, तीसरा था नेहरू ब्रिगेड। एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम जो था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर कौन थे? तो जानकी अथी नप्पन थी। इनके एक और कमांडर कौन थी? तो जानकी अथी नप्पन थी। और आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा जो है कांग्रेस के तिरंगे झंडे के ही तरह था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। आइए इसके बाद देखते हैं। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। 8 नवंबर 1943 की बात है। 8 नवंबर 1943 ईस्वी की बात है। जापान ने क्या किया? अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः क्या रखा था? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। नेताजी ने इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दिवस मनाया? शहीदी दिवस मनाया। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था।
आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई नेतृत्व कर रहे थे एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग क्या थी? भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। इसकी प्रमुख मांग क्या थी? भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना का विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई। शाही नौसेना का विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया जिसमें 6 नाविक मारे गए। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हों, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे। कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। कांग्रेस का तिरंगा, दूसरा क्या था? पहला था कांग्रेस का तिरंगा, दूसरा क्या था? लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। यानी इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे। पहला झंडा कौन सा था? कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा दूसरा था और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 ईस्वी को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल गोल्डफ्रेड थे। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल गोल्डफ्रेड था। नौसेना अध्यक्ष के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्डफ्रेड था। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी गई है। इसे लाल क्रांति कहा जाता है। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी गई है। इसके बाद क्या है? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री एटली, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए, क्या चीज़ के लिए? तो पहला तो काम उन्होंने ये सोचा कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना करवा देंगे और दूसरा काम क्या सोचा? तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। इस दोनों काम के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। सबसे पहले कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य कौन कौन थे? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना है। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे एवं A.V. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। इस कैबिनेट मंत्री यानी 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा, इस शिष्टमंडल के सदस्य कौन कौन थे? तो पहले सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे क्या चीज़ के? बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैथिक लॉरेंस दूसरे सदस्य थे जो भारत सचिव थे एवं तीसरे जो सदस्य थे वो A.V. अलेक्जेंडर थे जो नौसेना के मंत्री थे। कैबिनेट मिशन
पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन जो है पैथिक लॉरेंस के ही नेतृत्व में आया था, इनके ही लीडरशिप में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन को दोनों ने स्वीकार कर लिया अलग अलग डेट में। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून को और कांग्रेस ने 25 जून को 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव यानी जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था, ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। मुस्लिम लीग ने किस तारीख को 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। सबसे पहले ये कहाँ मनाया गया? कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। उस समय बंगाल में किसकी सरकार थी? मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप ही बंगाल में, बिहार में और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। किसने? गोविंद बल्लभ पंत ने। 14 जून 1947 की बात है। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। कौन समर्थन किए? अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात कर रहे हैं। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। इन्होंने क्या कहा? अबुल कलाम आज़ाद क्या कह के इसको स्वीकार कर लिए, प्रस्ताव को समर्थन दे दिए। कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का जो प्रस्ताव था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया और वे तटस्थ रहे। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर्रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में। क्या चीज़? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स, कहाँ पर? हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा
और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को दो डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को दो डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम थे। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान हेड था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य मिलकर अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी से थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी से थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी द्वारा जो स्थापित हरिजन सेवक संघ था, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो हरिजन सेवक संघ था के संस्थापक कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिरला थे। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने कब दिया था? दिसंबर 1943 ईस्वी को कराची के अधिवेशन में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कौन कहे थे? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। कितने पत्रों का? 3 पत्रों का। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। पहला पत्र का नाम क्या था? हरिजन बंधु, जो गुजराती में था। दूसरा पत्र हरिजन सेवक था, जो हिंदी में था। एवं तीसरा पत्र जो था हरिजन अंग्रेजी में, जो पुणे 11 फरवरी 1933 की बात यह है, हरिजन अंग्रेजी में था। तीसरा जो था हरिजन अंग्रेजी में था। पहला था हरिजन बंधु जो गुजराती में, हरिजन सेवक जो दूसरा था वो हिंदी में, एवं हरिजन लास्ट वाला अंग्रेजी में था, जो पुणे 11 फरवरी 1933 की बात है। यह हरिजन अंग्रेजी में जो तीसरा पत्र था वो पुणे 11 फरवरी 1933 में शुरुआत हुआ था। इसके बाद क्या है? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखी थी, अपनी आत्मकथा भी, और हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में लिखी। इसके बाद आइए अब महात्मा गांधी जी के बारे में देखते हैं। एक संक्षिप्त परिचय का चार्ट दिया हुआ है। महात्मा गांधी जी के बारे में सब कुछ देखते हैं। जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वास्तविक नाम इनका क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी।
विवाह कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि किनको प्राप्त थी? जमनालाल बजाज को। 5वें पुत्र की उपाधि किनको प्राप्त थी? जमनालाल बजाज को। गांधी जी का निजी सचिव कौन था? महादेव देसाई। 1917 से 1942 ईस्वी के बीच महादेव देसाई निजी सचिव थे, और प्यारे लाल नैयर ये 1942 से 1948 के बीच में इनके निजी सचिव थे। सुशीला नैयर कौन थी? महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारे लाल नैयर की बहन थी। सुशीला नैयर कौन थी? महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक थी और प्यारे लाल नैयर की बहन थी। मैडेलीन स्लेड यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैडेलिन स्लेड के बारे में पढ़ रहे थे। यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था, और यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। लंदन में 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में आइए और भी चीज़ें देखते हैं। लंदन में इन्होंने 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बम्बई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला, कौन थे ये? दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्यवाहियों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे सर्वप्रथम नटाल यानी डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 ईस्वी को SS सफारी नामक जहाज में पहुंचे। 7 जून 1893 ईस्वी को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ क्या क्या ईस्वी के साथ स्थापना क्या क्या हुआ था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब रहे तब के बारे में बात करते हैं। 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई। 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना हुई। इस फार्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कॉलेन वारब की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। 1910 ईस्वी में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका और इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। किनके अनुरोध पर? तो गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 कब ये आए थे भारत? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। इसलिए जब गांधी जी भारत ओपोल बंदरगाह यानी मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टॉल और सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पहनना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु जो हैं रायचंद भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति हैं। रायचंद भाई अपने सजीव संपर्क से
टॉल्स्टॉय ने वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से, और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो पहले व्यक्ति थे रायचंद भाई, जो अपने सजीव संपर्क से। टॉल्स्टॉय दूसरे हैं, जो अपने वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से। और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से। इन तीनों ने प्रभाव डाला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। भारत में महात्मा गांधी की पहली जो है महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति, सबके सामने उपस्थिति जो है 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। गांधी जी ने नवजीवन, जो कि गुजराती भाषा में है, और यंग इंडिया, जो अंग्रेजी भाषा का था, का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कब किया गया था? हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में किया गया था। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। गांधी जी की आत्मकथा की क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनु कहिए की रचना। गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। इनकी रचना किसने की थी? नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष, गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम 3 संघर्ष कौन कौन सा हुआ था? पहला हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। दूसरा हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 ईस्वी में, दूसरा हुआ था। और तीसरा कौन सा हुआ था? खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन ही चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड, कौन सा फंड बनाया गया था? तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले जो प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली थे। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले नेता जो थे, पहले प्रमुख नेता जो थे मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ध्यान रखना है, जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी, और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर दी थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च यानी 12 मार्च 1930 से किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से किया, जो कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन गांधी जी नोआखाली यानी बंगाल में थे। 15 अगस्त 1947 के दिन, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, गांधी जी कहाँ पे थे? बंगाल नोआखाली में थे। नोआखाली एक जगह का नाम है जो बंगाल में है, वहाँ थे। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोआखाली बंगाल में थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिरला भवन, कहाँ पे? दिल्ली में था बिरला भवन में, किनके द्वारा? नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर वांगरे, दामोदर वीर सावरकर,
एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। जिसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आत्मचंद्र अग्रवाल थे। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जो जज थे वो आत्माचंद अग्रवाल थे। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया। ध्यान रखना है, भारत का एकमात्र समाचार पत्र उस समय में हिंदू था जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। बाकी जितने सारे भी अखबार थे उसमें पहले पृष्ठ पर इनके बारे में छपा हुआ था ना। इसके बाद क्या है, 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। ये वही स्टेशन था जहां से गांधी जी को प्रथम दर्जे वाले डब्बे से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। उनके पास टिकट था फिर भी। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई।